हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एक्सेल इन एजुकेशन। फ्रेंड्स, यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं यूजीसी नेट की परीक्षा हो या आपका सेट का एग्जाम हो। यहाँ पर हम लोग 2023 के लिए पेपर 1 और पेपर 2 एजुकेशन की तैयारी करते हैं। ठीक है, तो पेपर 1 में आज की इस वीडियो में पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज को विद कॉन्सेप्ट यहाँ पर समझने की कोशिश करेंगे। और ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी, इंपॉर्टेंट होगी, क्योंकि क्वेश्चंस के थ्रू आपको क्वेश्चन का पैटर्न भी पता लगेगा और उसके थ्रू आपके कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देख लेते हैं कौन कौन से क्वेश्चन हैं। और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, एक्सेल इन एजुकेशन। साथ ही टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाता है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो को पूरा देखा करिए और लाइक एंड शेयर ज़रूर किया करिए। यहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चन है, ये 2022 में आया था। तो यहाँ पे देखिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, SDGs जिसको कहते हैं, किस अन्य रूप में भी जाना जाता है? तो इसको जाना जाता है एजेंडा 30। ठीक है, SDG और MDGs के बारे में पढ़ लीजिएगा क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से आपके आते हैं। और इसको SDG हासिल करने का लक्ष्य कितना रखा गया था? 2030 तक का। ठीक है, इसीलिए इसको एजेंडा 30 कहते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं। जो SDG हैं इनको एजेंडा 30 के रूप में जाना जाता है। तो एजेंडा 30 जो था, यहाँ पे गरीबी को समाप्त करने के लिए रखा गया था, बेहतर स्वास्थ्य, गरीबी उन्मूलन और सबके लिए शांति और समृद्ध जीवन के लिए। ठीक है, इसके लिए इसको रखा गया था और 2015 में इसको अपनाया गया था संयुक्त राष्ट्र के द्वारा। इसके अंतर्गत 17 सतत विकास लक्ष्य हैं और 169 उद्देश्य, सतत विकास उद्देश्य। ठीक, ये एजेंडा जो है 1 जनवरी 2016 से प्रभावी हुआ था और इसका जो टारगेट कितना रखा गया है? 2030 तक लक्ष्यों को हासिल करने का लक्ष्य रखा गया है। इन्हीं से क्वेश्चन आपके बनते हैं या फिर आपके क्रम में पूछ लिया जाता है कि इस क्रम में इस नंबर के लक्ष्य में क्या चीज़ें बताई गई हैं। आप लोग चाहें तो इसका फुल डिटेल है, आप वहाँ पर प्लेलिस्ट में आपको वीडियो सारी मिल जाएंगी, वहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक है ना, यहाँ पर देखिए किस प्रोटोकॉल के तहत क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म CDM इसको लागू किया गया था? तो ये था आपका क्योटो प्रोटोकॉल। ठीक है ना, ये आपका राजस्थान सेट में पूछा गया था। क्योटो प्रोटोकॉल से संबंधित क्वेश्चन आते हैं। क्योटो प्रोटोकॉल दिसंबर 1997 में यहाँ पर अपनाया गया था। ठीक है, और ये एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है। इस ग्रीन हाउस, यहाँ पर जो इसका मेन जो उद्देश्य क्या था, ये ग्रीन हाउस गैसेस का उत्सर्जन कम करने के लिए कानूनी रूप से बाध्यकारी था। ठीक है, तो ये जो प्रोटोकॉल था इसका जो मेन फंक्शन क्या था, ये एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है जिसका उद्देश्य CO2 इमिशन और ग्रीन हाउस गैस का प्रबंधन कम करना था। तो जो CDM था, क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म, इसका निर्माण क्योटो प्रोटोकॉल के तहत किया गया था और अनुच्छेद 12 से संबंधित है। ठीक है ना, ये यहाँ पर अनुच्छेद आपका 12 से संबंधित है। उसके बाद इसे मुख्यतः विकसित और विकासशील देशों द्वारा अपनाया गया था। ये तो इसका कुछ यहाँ पर कुछ मैंने थोड़ा परिचय आपको दिया। प्रोटोकॉल्स के बारे में पढ़ लीजिएगा। इसमें जो पीपल डेवलपमेंट एनवायरनमेंट की पूरी एक कंप्लीट जो है इसका डिस्क्रिप्शन मैंने एक वीडियो में दे रखा है, तो आप लोग उसको चाहें तो पूरा एक देख लीजिएगा, बिल्कुल फिगर के थ्रू और टू द पॉइंट मैंने आपको वहाँ पर कवर कराया, क्योंकि क्वेश्चन के साथ तो हम पूरी चीज़ें नहीं कवर करा सकते हैं ना। तो उसको डिटेल वीडियो है, पूरा आप देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। यहाँ पर देखिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, ये मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है। यहाँ पर ये जो है ये भी एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है। इसे ओजोन परत की रक्षा के लिए बनाया गया था। पेरिस एग्रीमेंट जो आपका आया था, ये ग्लोबल वार्मिंग को 2 डिग्री सेल्सियस से कम करके 1.5 डिग्री सेल्सियस तक कम करने के प्रयासों को बनाने के लिए किया गया था। ठीक है, इसका एक फ्रेमवर्क यहाँ पर तैयार किया गया था। उसके बाद है आपका कार्टेजेना प्रोटोकॉल। ये था, ये भी इंटरनेशनल एनवायरमेंटल प्रोटोकॉल था, बायोसेफ्टी पे था। 2000 में इसको अडॉप्ट किया गया था और ये आया कब फंक्शन में, मतलब तो ये आया था 2003 में। ठीक है, तो इसका टाइम पीरियड आप 2000 से 2003 तक ऐसे ले सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये कुछ चीज़ें थी। और देखिए प्रोटोकॉल से संबंधित सारी चीज़ें आप पढ़ लीजिएगा, क्योंकि उस वीडियो में मैंने आपको पूरा चीज़ें आपको बता रखा है कि क्या क्या चीज़ें हैं, है ना। तो वहाँ पे आप देख सकते हैं। व्हाट इज़ द एवरेज थिकनेस ऑफ ओजोन लेयर, ओजोन परत की औसत मोटाई कितनी है? तो ये होती है लेस देन 1 सेंटीमीटर। इसके बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। ओजोन पृथ्वी की सतह से 10 से 40 किलोमीटर के बीच वायुमंडल जो एटमॉस्फेयर में उच्च स्तर पर रहती है ना, और इसी को क्या कहते हैं? स्ट्रेटोस्फेयर कहते हैं, समताप मंडल कहते हैं। और वायुमंडल में पाई जाने वाली जो ओजोन का 90% हिस्सा यहाँ पे पाया जाता है। तो ओजोन परत की मोटाई कितनी है?
3 मिलीमीटर या 0.3 सेंटीमीटर या 1 सेमी से कम होती है। और यूनिट क्या है, तो ओजोन परत को मोटाई थिकनेस को नापने की डॉप्सन, ठीक है, कई बार ये भी पूछा जाता है, तो डॉप्सन है ना। डॉप्सन और डेसिबल में कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर डेसिबल क्या है, आपकी नॉइज़ को मेज़र करने की, नॉइज़ पोल्यूशन, हमारा नॉइज़ किस में नापा जाता है, तो डेसिबल में, ठीक है। जो साउंड की तीव्रता होती है ना उसकी, तो वो हम डेसिबल में ही मेज़र करते हैं। और यहाँ पे ये डॉप्सन है, दोनों फ़र्क है, ठीक। अब आगे देखते हैं, यहाँ पर ये पानी का क्लोरीनीकरण किस लिए किया जाता है। तो क्लोरीनेशन क्या होता है, एक प्रोसेस होता है जिसमें वाटर को प्यूरिफाई करने के लिए यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर रिमूव माइक्रोब्स, सूक्ष्म जीवाणुओं को दूर करने के लिए, ठीक है। यहाँ पर देखिए क्लोरीनीकरण जल शोधन की कई विधियों में से एक है, जिसका उपयोग पानी को कीटाणु रहित करने के लिए किया जाता है, बैक्टीरिया फ्री करने के लिए करते हैं। और ये क्या है, एक केमिकल प्रोसेस होता है, एक प्यूरिफिकेशन प्रोसेस है, जो विभिन्न प्रकार के क्लोरीन या क्लोरीन युक्त पदार्थों का उपयोग करती है। क्योंकि क्लोरीन क्या है, ब्लीचिंग का यूज़ करता है, एज ए ब्लीच यूज़ किया जाता है। तो क्लोरीन सूक्ष्म जीव को, जो भी यहाँ पर बैक्टीरियाज होते हैं, उसके मेम्ब्रेन को यहाँ पर नुकसान पहुँचा देता है, उसको इनएक्टिव कर देता है, तो वाटर हमारा प्यूरिफाई हो जाता है, ठीक है। तो ये इसका प्रोसेस होता है। और वाटर से संबंधित क्वेश्चन आपके काफ़ी पूछे जाते हैं, वाटर जो है प्यूरिफिकेशन से या वाटर पोल्यूशन से, इस तरह से। अगला क्वेश्चन भी आपका इसी से है। सोलर वाटर स्टिल एक डिवाइस है फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग, मतलब यूज़ किया जाता है। सोलर वाटर स्टिल एक उपकरण है जिसका उपयोग निम्नलिखित में से किसके लिए किया जाता है ना। तो इससे संबंधित देखिए एक क्वेश्चन और पूछा गया था, अलग अलग ईयर में दोनों पूछे गए हैं और नेट के क्वेश्चन में, नेट के सवाल में पूछे गए हैं। सौर जल स्टिल निम्न में प्रयुक्त होता है। सोलर वाटर स्टिल इज यूज टू किसमें, तो ये सागर जल विलवणीकरण में, इन सी वाटर डिसैलिनेशन। और यहाँ पर जो इसका ऑप्शन होगा, ऑप्शन में ही फर्क कर दिया है, देख रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए ये जो है प्रोड्यूस पोर्टेबल वाटर, पोर्टेबल वाटर कौन सा, जो पीने योग्य होता है, पेयजल है ना, बाय यूजिंग सोलर एनर्जी। यहाँ पर सोलर वाटर मतलब जो यहाँ पर सोलर एनर्जी का यूज़ करते हैं। तो इसमें क्या होता है कि सौर जल जो स्टिल होता है, सौर जल स्टिल एक डिवाइस होता है ना। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसके बारे में, एक उपकरण है जिसका उपयोग सौर ऊर्जा के उपयोग द्वारा पेयजल का उत्पादन करने के लिए करते हैं और साफ जल को यहाँ पर गंदे से अलग कर लिया जाता है, ठीक है। तो सौर जल स्टिल क्या है, एक उपकरण है, एक डिवाइस है, यूज टू प्यूरिफाई वाटर यूजिंग किस, सोलर एनर्जी को यूज़ करके, ठीक है। तो ये दूषित स्रोत जैसे कि सन एनर्जी को एवेपोरेट वाटर फ्रॉम ए कंटेमिनेटेड सोर्स सच एज सी वाटर, सॉल्ट वाटर है ना, जैसे कि दूषित स्रोत है, कोई समुद्री जल है, खारा पानी है, प्रदूषित मीठे पानी से पानी को एवेपोरेट करने के लिए सूर्य की ऊर्जा का उपयोग करते हैं। मेन फंक्शन क्या है, सोलर एनर्जी का यहाँ पर उपयोग किया जाता है और वाटर को एवेपोरेट करके, तभी ये डिलवरीकरण कहा गया, जिससे सैलिनेशन कहा गया है ना। उससे क्या होगा, एवेपोरेट कर दिया जाएगा, तो जो इम्प्योरिटीज़ होंगी, जो सॉल्ट होगा वो नीचे बैठ जाएगा है ना, फिर उसको कंडेंस करके तब वाटर को प्योर किया जाता है। ये सारा प्रोसेस इसमें जो है सोलर वाटर स्टिल में यूज़ करते हैं, ठीक। तो आप देख रहे हैं कि क्वेश्चन एक ही है, लेकिन उसके ऑप्शन में ही हेर फेर करके कई बार ऐसे पूछ लिया जाता है। आप देखिए यहाँ पर है, निम्नलिखित में से प्राथमिक वायु प्रदूषक की पहचान करिए। प्राइमरी एयर पॉल्यूटेंट्स, तो प्राइमरी और सेकेंडरी होते क्या हैं, थोड़ा सा ये भी देख लेते हैं। और इसमें देखिए आपको पता होना चाहिए कि एयर पॉल्यूटेंट्स क्या है ना। तो यहाँ पर देखिए एयर पॉल्यूटेंट वायु प्रदूषण हवा में ठोस कणों और गैसों का मिश्रण है। इंग्लिश वाले यहाँ पर देख सकते हैं कि एयर पोल्यूशन इज ए मिक्सचर ऑफ सॉलिड पार्टिकल, मेन चीज़, और गैसेस इन द एयर। तो जिसमें कि कार इमिशन, केमिकल्स फ्रॉम फैक्ट्रीज, डस्ट, पॉलन एंड मोल्ड स्पोर्स कैन बी सस्पेंडेड एज पार्टिकल्स, ठीक है। तो यहाँ पर आप हिंदी में देखिए, यहाँ पर मतलब जैसे कि कार का जो धुआं उसमें जो जलता है, तो उससे जो निकलता है ना, कार का उत्सर्जन, कारखानों में से जो निकलती है गैसेस का जो इमिशन होता है, रसायन, धूल, पॉलन और मोल्ड बीजाणुओं को कणों के रूप में सस्पेंड किया जा सकता है ना, सस्पेंडेड फॉर्म में, निलंबित कहते हैं इसको। ओजोन एक गैस शहरों में वायु प्रदूषण का प्रमुख हिस्सा है। ओजोन गैस क्या है, जो है प्योरिफिकेशन, मतलब यहाँ पर पोल्यूशन के लिए एक प्रमुख हिस्सा होती है। जो ओजोन क्या है, ओजोन के द्वारा वायु प्रदूषण बनाता है और इसी को क्या कहते हैं, धुंध भी कहते हैं। तो कुछ इसमें से बहुत जहरीले होते हैं, उनसे बहुत सारे इफेक्ट्स पैदा होते हैं। तो उसमें अब देखिए प्राइमरी और सेकेंडरी क्या होते हैं। प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स जो विशेष स्रोतों से सीधे बनते हैं और उत्सर्जित होते हैं, ये किसी और से फिर रिएक्शन नहीं करते हैं। उसी के विपरीत सेकेंडरी क्या होते हैं,
ये केमिकल रिएक्शन के द्वारा, रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा निम्न वायुमंडल में बनते हैं। इनमें से दो प्रमुख हैं, जैसे कि ओजोन और कार्बनिक एरोसोल, धुंध जिसको कहते हैं। तो सेकेंडरी वालों को नियंत्रित करना कठिन होता है क्योंकि उनके पास संश्लेषण के विभिन्न तरीके होते हैं। तो इस तरह से ये क्या है, फोटोकेमिकल इफेक्ट यहाँ पर पैदा करते हैं, जैसे कि धुंध है ना, जिसको कोहरा कुहासा ऐसे कहते हैं। ये सारी समस्याएं यहाँ पैदा होती हैं। तो और प्राइमरी में कौन कौन से होते हैं, इनमें पार्टिकुलेट मैटर्स आते हैं। इससे बहुत सवाल आता है आपका। कार्बन के ऑक्साइड है ना, CO2, हाइड्रोकार्बन, सल्फर ऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, लेड, ये सारी चीज़ें क्या हैं, प्राइमरी एयर पॉल्यूटेंट्स होती हैं। ठीक, तो अब यहाँ पर आप ये इन्होंने देखा, तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर इसका जो आंसर क्या होगा, ब्लैक कार्बन एरोसोल्स। ठीक, तो यहाँ पर ये इसका हो जाता है प्राइमरी एयर पॉल्यूटेंट्स ना। यहाँ पर ये देखिए, ब्लैक कार्बन एरोसोल प्राथमिक वायु प्रदूषण है जो अपूर्ण दहन प्रक्रिया द्वारा उत्सर्जित वायुमंडल में प्रकाश के अवशोषित कण का प्रमुख जो है। ठीक है, यहाँ पे कंबस्टन होता है जो कि एमिटेड पार्टिकल यहाँ पे होते हैं, ये प्रकाश के अवशोषित कण का, तो लाइट के फॉर्म में यहाँ पे होते हैं। ठीक है, ये देखा आपने। और यहाँ पर देखिए, फिर आपका एयर क्वालिटी से ही संबंधित क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है वायु गुणवत्ता सूचकांक, मतलब एयर क्वालिटी इंडेक्स की गणना निम्नलिखित में से कौन से प्रकार के सूक्ष्म कण, कौन से पर्टिकुलेट मैटर प्रदूषकों का प्रयोग किया जाता है। पर्टिकुलेट मैटर्स, ठीक है, यहाँ पे अभी आपने पढ़ा था ना पर्टिकुलेट मैटर, तो इसी में कह रहा है कि कौन से प्रकार के सूक्ष्म कण पर्टिकुलेट मैटर का यूज़ किया जाता है। तो अब यहाँ देखिए, कई आपको दिए हैं। टोटल सस्पेंडेड पार्टिकल, PM10, PM2.5, PM1। PM से क्या मतलब है, पर्टिकुलेट मैटर। ठीक, थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं। देखिए, प्रदूषित हवा की गुणवत्ता को, जो भी मतलब एयर, जो हमारी पॉल्यूटेड एयर है, उसकी क्वालिटी को एक संख्या, नाम और रंग के आधार पर देखा और समझा जा सकता है। इसमें कौन कौन से होते हैं जो पॉल्यूटेंट्स हैं, PM10, PM2.5, 2.5, PM10, ये दो ज़्यादा कंसीडर किए जाते हैं। NO2, SO2, CO2, O3, NH3 और लेड, PB, है ना। इनको मिलाकर एयर क्वालिटी इंडेक्स AQI, इसको तैयार किया जाता है ना। AQI क्या होता है, एयर क्वालिटी इंडेक्स होता है। ये एक उपकरण जिसको कहेंगे, ये तय करता है कि जिस एटमॉस्फेयर में आप रह रहे हो वो कितनी, वहाँ की जो एयर है वो कितनी शुद्ध है, कितनी जो है प्योर है। ठीक है, जिसमें आप सांस ले रहे हो, तो ये एयर क्वालिटी इंडेक्स के द्वारा मेज़र किया जाता है। इन 8 प्रदूषकों में PM10, PM2.5, नाइट्रोजन ऑक्साइड, ओजोन, कार्बन, ये सब शामिल होते हैं। ठीक है ना, तो ये यहाँ पर 8 प्रदूषक होते हैं। 8 यहाँ पर ये जो है आपको बताए गए हैं एयर क्वालिटी इंडेक्स मेज़र करने के लिए। अब PM2.5 और PM10 क्या है, तो यहाँ पर देखिए, इंग्लिश में यहाँ पर देख सकते हैं। और उसके बाद PM का अर्थ होता है क्या, पर्टिकुलेट मैटर, जो हवा के अंदर के महीन कणों को मेज़र करता है। और हवा में मौजूद कणों के आकार कितने, PM2.5 और PM10 होते हैं। मतलब यहाँ पे उसके डाया से मतलब है, डायमीटर, है ना। तो यहाँ पर देखिए, जो मतलब डाया कह लो या रेडियस कह लो आप, जो भी, तो इसका जो पार्टिकल होता है ना, उसका आकार से मतलब होता है। PM का नंबर जितना कम होगा उतने ही वायु में मौजूद कण छोटे होंगे ना। जैसे कि PM2.5 बहुत कम, PM10 है ना। तो इस तरह से PM2.5 PM10 की तुलना में स्वास्थ्य के लिए ज़्यादा हानिकारक है, क्योंकि इसके पार्टिकल बहुत ज़्यादा छोटे हो गए, मतलब बहुत ही इसका जो डायामीटर है बहुत छोटा है, तो बहुत कम है, बहुत छोटे पार्टिकल हो गए। तो ये क्या करेंगे, आपके लिए ज़्यादा खतरनाक होंगे। ये एयर के साथ मिल के जिस वायु में आप, मतलब आप जहाँ पर भी जिस एटमॉस्फेयर में हो, वहाँ की एयर को ख़राब करते हैं, पॉल्यूशन यहाँ पर ज़्यादा क्रिएट करते हैं। तो हवा को सांस के लिए तभी सुरक्षित माना जाता है जब हवा में PM2.5 की मात्रा 60 और PM10 की मात्रा 100 हो। तो PM2.5 का अधिक उत्पादन तेल, गैसोलीन, है ना, इससे होता है, डीजल ईंधन या लकड़ी के जलाने से होता है। तो आजकल ये सारी चीज़ें क्या है, इसीलिए मना कर दी गई हैं कि पॉल्यूशन में किसी तरह का यहाँ पर खराबी ना आए। ठीक, तो ये सारी चीज़ें PM2.5 के लिए जिम्मेदार होती हैं। बर्निंग ऑयल, गैसोलीन, डीजल, फ्यूल और वुड, है ना, इनसे क्या होता है, PM2.5 यहाँ पे एक्टिव होता है। और देखिए, फिर उसके बाद यहाँ पे कह रहा है, इनमें मौजूद कण काफ़ी छोटे आकार के होते हैं जो सांस के साथ फेफड़ों में आसानी से खिंच जाते हैं, है ना। अगर बहुत पार्टिकल छोटा होगा तो वो क्या होगा, एयर के साथ जब आप सांस लेते हो तो वो भी आपके अंदर पहुंच जाएगा और बहुत सारी अस्थमैटिक प्रॉब्लम हो, ब्रोंकाइटिस हो, इस तरह से जो है
कुछ जो है आपको डिसीज़ होने का खतरा बना रहता है। अब इसके बाद थोड़ा सा यहाँ पर देख लेते हैं कि तो आपको समझ में आ गया ना कि PM 2.5 और PM 10 का मतलब क्या है। तो मोर हार्मफुल हेल्थ देन PM 10। PM 10 मतलब थोड़े से बड़े पार्टिकल होंगे, बस इतना ही फ़र्क होता है ना। तो ये सारी चीज़ें हो गई। अब यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन है आपका, अत्यधिक ध्वनि प्रदूषण में अर्धलिखित में कौन से कारण हो सकते हैं। तो नॉइज़ पोल्यूशन के लिए कह रहा है कि एक्सपोजर टू एक्सेसिव नॉइज़ पोल्यूशन, ज़्यादा नॉइज़ पोल्यूशन है तो वहाँ पर कौन सी परेशानियाँ हो सकती हैं। तो इसमें देखिए आपका क्या होगा, हेयरिंग इम्पेयरमेंट होगा, है ना। ये तो आप अपने आप ही कर सकते हैं ना सोच के, थोड़ा सा मैं अभी आगे बताऊंगी भी आपको कि नॉइज़ पोल्यूशन में क्या होता है। तो देखिए हेयरिंग इम्पेयरमेंट, श्रवण दोष तो होगा ही, अनिद्रा की प्रॉब्लम होगी, बिल्कुल होगी, क्योंकि आप सो नहीं पाओगे, है ना। और फिर क्या होगा, राइज इन ब्लड प्रेशर, है ना, तो रक्तचाप में वृद्धि होगी। उसके बाद श्वसन संबंधी रोग इससे होगा, या क्योंकि आप ऑप्शन में भी देख सकते हैं रिड्यूस वर्क इफिशियंसी, तो ये तो होगा ही, जब आप सो नहीं पाओगे तो आपकी कार्य क्षमता कम हो ही जाएगी। लेकिन जो रेस्पिरेटरी वाली डिसीज थी, ये अभी हमने कहाँ पे पढ़ी थी, ये एयर पोल्यूशन में पढ़ी थी, है ना, वहीं पे तो पढ़ा था, पर्टिकुलेट मैटर्स के थ्रू यहाँ पर प्रॉब्लम हो रही थी। तो यहाँ पर ये ऑप्शन नहीं होगा। अब आपको जहाँ जहाँ डी है उसको काटते चलिए, यहाँ पर ये नहीं होगा, और उसके बाद आपका डी वाला जहाँ पर है उसको आप एलिमिनेट कर दोगे, ए भी होगा, बी भी होगा, सी और ई। तो इस तरह से ये ऑप्शन आपका सही होगा। थोड़ा सा यहाँ जान लेते हैं, क्योंकि आपका ये क्वेश्चन भी आया था कि WHO के अकॉर्डिंग नॉइज़ पोल्यूशन कितना है, क्या सभी ध्वनि जो है ध्वनि को मतलब नॉइज़ प्रदूषण में माना जाता है। तो यहाँ पे कह रहा है कि नॉट ऑल साउंड इज कंसिडर्ड नॉइज़ पोल्यूशन। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने क्या डिफाइन किया है कि ये जो 65 डेसिबल है ना, डेसिबल देख रहे हैं यहाँ पे, ये डेसिबल है, और वो मैंने ओजोन में क्या बताया था आपको, डॉप्सन। तो यहाँ पर जो डीबी है, लिखने का फ़र्क देख लीजिए, ठीक। तो ये क्या है, 65 डेसिबल से ऊपर की शोर को नॉइज़ पोल्यूशन के रूप में कंसीडर किया जाता है, ठीक। इतना चीज़ आपको पता होना चाहिए, इस बार के क्वेश्चन में पूछा गया था। अब इसके कारण होने वाली कौन कौन सी समस्याएं होंगी, तो जो सबसे ज़्यादा हेल्थ प्रॉब्लम होगी, नॉइज़ इंड्यूस हियरिंग लॉस, NIHL, ठीक। इसका फुल फॉर्म थोड़ा याद पड़िएगा, नॉइज़ इंड्यूस्ड हियरिंग लॉस, मतलब श्रवण हानि, है ना, शोर प्रेरित श्रवण हानि, NIHL। एक्सपोजर टू लाउड नॉइज कैन ऑल्सो कॉज हाई ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर होगा, और हृदय रोग हो सकता है ना। ये सारी चीज़ें क्या होगी, जब BP हाई होगा तो हार्ट बीट ज़्यादा हो जाएगी, हृदय रोग हो सकता है, नींद में खलल होगा, तनाव हो सकता है ना। और ये सभी एज ग्रुप के लिए हो सकता है, खासतौर से चिल्ड्रंस, बच्चों को ज़्यादा प्रभावित कर सकती हैं, है ना। तो ये कुछ आपके नॉइज़ पोल्यूशन से संबंधित चीज़ें हो गई। बाकी मैंने आपको बोला कि आप डिटेल वीडियो वहाँ पर आप देख सकते हैं, मैक्सिमम चीज़ें मैंने वहाँ पे कवर करवा दी हैं, ठीक है। तो आज की वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो, अच्छी लगी, ये वीडियो सेशन कैसा लगा कमेंट करके बताइए, और वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करिए, क्योंकि कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए, जो कि क्या है ना, ये अंदर से क्वेश्चन बनते हैं, कुछ छोटे छोटे ही क्वेश्चन हैं, मगर उस टॉपिक का पार्ट है, जो कि कई बार क्या होता है कि हमें नहीं पता होता है कि इस टाइप के क्वेश्चन भी आ जाते हैं, है ना। तो आज की वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करिएगा, और इसी तरह से मिलते हैं अगली वीडियो में इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।